हाँ, यस सर। तो 10th क्लास का भी कल क्लास था, उसने भी होमवर्क दी। तो 10th क्लास के बच्चे तो होमवर्क बना के ले आए, जमा किया, सबमिट कर दिए मेरे व्हाट्सएप पे। 9 क्लास के बच्चे 10th वाले से भी ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए हैं, एक भी बच्चे का होमवर्क नहीं आया है। कोई दिक्कत है होमवर्क बनाने में? आवाज जवाब चाहिए, कुछ प्रॉब्लम सर था हम लोग को होमवर्क? पता नहीं था कि भेजना भी है। अच्छा, सर। ये नहीं बताए थे हम? नो तो सर, आज आप बता नहीं दे। बोले थे कि भेजना है। ओके ओके, हाँ भेजना है ये बोले थे ना? नहीं बोले थे? नहीं सर, आप नहीं बोले थे। ओके, आज बोलते हैं कल का भी होमवर्क और आज भी जो देंगे वो भी। वो कहाँ भेजना है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे ना सर। हाँ मेरे पास, क्योंकि ग्रुप में तो आप मैसेज कर नहीं सकते, तो मेरे पर्सनल नंबर पे, जिस नंबर पे मेरा ग्रुप में है नंबर 94 वाला, उस पे भेजना है, ठीक है? ये आपको जरूरी है भेजना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू तो चलेंगे नहीं, और ऑनलाइन भी चलेगा तो आपको इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, पहले दिन बताए होंगे। 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स जो है क्लास वर्क और होमवर्क से ही मिलता है। तो अगर आप नहीं भेजेंगे तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है कि कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा है। नहीं भेजेंगे तो फिर वो 5 मार्क्स मिलेगा नहीं। समझ में आ रही बात ना? तो आपका ओवरऑल मार्क्स वो कम हो जाएगा। अभी जैसे 10th के बच्चे हैं, तो 10th के बच्चे जो इस साल 10th के एग्जाम देने वाले थे, उनका एग्जाम मान लो कैंसिल हो गया, तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ही उनका इवैल्यूएशन होगा, उनका रिजल्ट आएगा। अब सपोज कि 20 मार्क्स में से किसी को 12 मार्क्स मिला, तो अगर 25 या 100, यानी कि 100 में उसको सिर्फ 60 ही मिला, तो ऐसे तो उसका 8 नंबर ही कटा इधर, उधर पूरे रिजल्ट में 40 मार्क्स कट गया। तो अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं होगे तो आपको रिजल्ट पे बहुत ज्यादा असर कर सकता है। इसलिए जो भी होमवर्क मिले, जितना संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, उसको बना के और भेज देना। और बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ही है, और लास्ट में सर एक्सरसाइज या नोट क्वेश्चन भी आंसर लिख कर के लो। भेजना होगा आपको। हाँ, सब पहले आज समझा देते हैं, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये जो भी पीडीएफ हम भेजे थे कल, ठीक है, और जो कुछ समझाते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं नोट करने को, वो सारा आपको फेयर कॉपी में नोट करना है, ठीक है? एक ही कॉपी बनाना है, फेयर कॉपी। ये क्लास वर्क, होमवर्क और ये जो भी आपका नोट्स है, वो सारा उसमें लिखना। अगर क्लास स्कूल में होता तो सारा हम लिखवाते जाते हैं, सीधे उसको फेयर करना है और आपको सबमिट करना होता है, चेक कराना होता है। लेकिन ये तो ऑनलाइन है, तो वो पीडीएफ के थ्रू ही आपको नोट लिखना है। नहीं तो हम बोल बोल के भी लिखवा सकते हैं यहाँ पे, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। दूसरा चीज है, एक सेपरेट कॉपी बनाना है। कल शायद बताए भी थे कि सेपरेट कॉपी किस लिए बनाना है? प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है? मार्केट में आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक के नाम से मिल जाएगा, सेपरेट अलग से मिलता है। ये नहीं कि बायोलॉजी का उठा के उसी में बना दिए। तो आप सस्ता खरीदो या महंगा खरीदो, जो एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक है वही खरीदेंगे। और उसमें आपको हम सिलेबस भेजेंगे और एक ऐप भी बताएंगे, जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल लैब, क्योंकि अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं ऑफलाइन, तो जब तक नहीं चलेगा तब तक हम लोग वर्चुअल लैब करेंगे। वर्चुअल लैब मतलब कि उस ऐप के थ्रू आप भी फील करोगे कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं स्क्रीन पे अपने अपने। तो वो, और उसका सारा क्या क्या नोट करना है वो हम बताते जाएंगे। चैप्टर ये एंड होगा ना, तो इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपको बताएंगे, करवाएंगे वर्चुअली। तो वो सेपरेट कॉपी बनना है, क्योंकि उसके लिए 5 मार्क्स अलग से अलॉटेड है प्रैक्टिकल के लिए, और 5 मार्क्स हो गया आपको थ्योरेटिकल जो क्लास वर्क, होमवर्क और नोट्स है उसके लिए। 5 मार्क्स आपको कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया जाएगा पूरे साल में कभी, उसके लिए है। और 5 मार्क्स जो है आपको तीनों इंटरनल एग्जाम जो है, प्री मिड टर्म, मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म, ये तीनों का मिला के एवरेज निकाल के, बेस 2 का एवरेज निकाल के उससे 5 मार्क्स आता है। तो ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। और तीनों साइंस के तीनों जो पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों का अलग अलग सब कुछ बनेगा। प्रैक्टिकल में भी सबका अलग बनेगा,
और फेयर कॉपी, होमवर्क क्लास कॉपी भी सब अलग अलग बनेगा। तो बाकी के जो सब्जेक्ट टीचर आपके फिजिक्स और बायोलॉजी के, वो क्या बोलते हैं, कितना कॉपी बोलते हैं, कैसा कॉपी बोलते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए जो केमिस्ट्री का फेयर कॉपी है वो सिंपल 2 लाइन वाली जो कॉपी होती है उस पर बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है महंगा कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी या 2 लाइन ये एक आता है, एक तरफ प्लेन और एक तरफ रूल वाला कॉपी, वो सब इंटरलीफ जिसको बोलते हैं, वो सब बनाने की जरूरत नहीं। सिंपल 2 लाइन की कॉपी 30-32 रुपए की मिलती है, वो आप फेयर के लिए बनाएंगे और प्रैक्टिकल के लिए अलग से कॉपी बनाएंगे। तो 2 कॉपी सिर्फ होने चाहिए, एक नोट्स क्लास वर्क होमवर्क उसके लिए और एक प्रैक्टिकल या लैब एक्टिविटीज के लिए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके नो सर। ओके। सलोनी का कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ, कैमरा खराब है 9J सलोनी। सर हम्म, सर आप रुखसार को ऐड कर लीजिए, कब से बोल रही है ऐड करने के लिए। कौन है रुखसार। रुखसार? तो ऐड थी, कहाँ चली गई? हाँ, वो कैमरा ऑन नहीं कर रही थी इसलिए वो रिमूव कर दिए। अब एक बार रिमूव हो गए तो आज के दिन में उस ईमेल आईडी से, उस फोन से नहीं कनेक्ट हो सकते, इसीलिए हम 4 बार 5 बार रिपीट करते हैं, नाम बोलते हैं कि भाई सुनाई दे रही आवाज, कैमरा ऑन करो। लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्या होगा? अभी जैसे सलोनी को हम कई बार बोल चुके हैं, ये आवाज इसको मिल रही है, क्लास कर रही थी कुछ। हाँ, कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा तुम्हारा? सर नहीं हो रहा क्यों? सर, नहीं स्पीकर नहीं हो रहा सर, मोबाइल है, फोन हैंग कर रहा है फोन। कल भी तुम्हारा हैंग कर रहा था। तो अब तो उसका जो लोग आज रिमूव हो गए हैं वो आज ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है? और कैमरा आपको तभी तक, हम तो कल भी बोले थे, उसके पहले भी बोले थे कि जब क्लास स्टार्ट हो जाए, मतलब हम स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आप चाहो तो कैमरा अपना ऑफ कर सकते हो। दूसरी चीज कि सबके पास कॉपी पेन होनी चाहिए क्लास करते समय, कुछ एक्स्ट्रा लिखवाएंगे उसको नोट करना है, ठीक है? सारा कुछ जरूरी नहीं कि पीडीएफ में होगा, कुछ इंस्टेंटली दिमाग में आया वो बोलेंगे तो आपको नोट करना पड़ेगा। उसके लिए आप रेडी रहने चाहिए, नहीं कि हम बोलेंगे तब आप कॉपी पेन ढूंढते चलेंगे तो दिक्कत होगा। सभी लोग के पास है, सामान तैयार है, कॉपी पेन? यस यस सर। सर। यस सर। कल हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर के यूनिट्स के बारे में। स्क्रीन शेयर हो गया? स्क्रीन शेयर हुआ? यस यस ओके। यस सर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कल हम लोग डिस्कस भी किए थे कि 3 स्केल होते हैं जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। पहला केल्विन जो सबसे छोटा स्केल होता है, दूसरा सेल्सियस जो सबसे बड़ा होता है, और उसके बीच में एक होता है फ़ारेनहाइट। उनके बीच में जो रिलेशन है उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। अगर सेल्सियस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर देना है। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है और सेल्सियस में चेंज करना है तो पहले जो भी दिया हुआ है उसको 32 माइनस करके और 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट रिवर्स, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 9/5 से सेल्सियस वाले को मल्टीप्लाई करके और जो रिजल्ट आएगा उसमें 32 ऐड कर देना है। और अगर केल्विन में दिया हुआ है सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 सिंपली माइनस कर देना है। किसी किसी बुक में आपको 273.13 भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। इसमें देखो, ये जो आप कल बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सबको मालूम है। फ़ारेनहाइट में वो 212 होगा, केल्विन में वो 373 केल्विन होगा। एक यहाँ पे चीज दिया हुआ है, वो हो सकता है कि डाटा अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते चेंज हो गया हो। क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन यूएस। तो यूएस ठंडा प्रदेश है या गर्म है? गरम। गरम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
सर ठंडा है। ठंडा है, लेकिन वहां पे भी हाईएस्ट जब गर्मी जब पीक पे होगी तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया, मतलब सारे पूरे यूएस में नहीं, उसके जो डेजर्ट एरिया होंगे वहां पे आप देखो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पे रिकॉर्ड किया गया है। उस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का दिया हुआ है। मून एट इट्स कोल्डेस्ट, अगर मून जब सबसे ठंडा होगा तो कितना टेम्परेचर होगा, तो -173 डिग्री सेल्सियस होगा उसका टेम्परेचर। जीरो पे तो हम लोग का हाथ से बर्फ छूने में हालत खराब हो जाता है। और एक और टेम्परेचर होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो यानी कि जब ऐसा यूनिट में टेम्परेचर जीरो होगा, यानी कि केल्विन में जीरो होगा, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये सब जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन से खास करके एब्सोल्यूट जीरो वाला, इसको आप लोग नोट भी कर लोगे और याद रखोगे। एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड जीरो केल्विन। केल्विन जब लिखेंगे तो उसमें डिग्री नहीं लगेगा, और सेल्सियस में हो जाएगा -273 और फॉरेनहाइट में -460 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, इसको सर हटाएं। हाँ बोलो। सर अगर केल्विन में कोई टेम्परेचर दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और तब उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट ओके फॉरेनहाइट सर। हम लोग फॉर्मूला बना भी सकते हैं खुद से भी, डायरेक्ट फॉरेनहाइट में चेंज करने का। जैसे ये फॉर्मूला है ना, अब इसी को मान लो कि ये सी है, तो हम लोग केल्विन का ये जो सी है इसके जगह पे ये पूरा लिख देते हैं, नहीं वो काम हो जाएगा। जैसे ये फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी, और सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं ये, तो हम लोग एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू ब्रैकेट में के -273, और फिर जो आएगा ब्रैकेट क्लोज करके उसमें 32 ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूला तो खुद से बनाने की चीज है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रटने से खाली नहीं होगा। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। जैसे आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में और केल्विन में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू सी इंटू 5 प्लस 32, तो 9 इंटू 30/5 प्लस 32 यानी कि 54 प्लस 32 86। तो फॉरेनहाइट में चेंज हो गया, और केल्विन में चेंज करने के लिए सिंपली 273 ऐड कर दिए। समझ में आया पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन? पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद सोल्यूशन। एनी प्रॉब्लम बोलो फटाफट। नो सर। नो सर। सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 122 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर दिया हुआ है फॉरेनहाइट में और हम लोग को चेंज करना है सेल्सियस में और केल्विन में। तो पहले फॉरेनहाइट को सेल्सियस में चेंज किए फॉर्मूला यूज करके, जो भी फॉर्मूला हम लोग इसके प्रीवियस स्क्रीन में देखे थे, तो चेंज किए तो आया 50 डिग्री सेल्सियस। और जब सेल्सियस में चेंज हो गया तो केल्विन में चेंज करने के लिए सिंपली 273 ऐड कर दिए। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल है, 400 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, सिंपली 273 माइनस कर दिए, जो आया वो आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको 1 या 2 मार्क्स के आएंगे, चेंज करने का, कन्वर्ट करने का टेम्परेचर को। इस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, और भी बहुत सारे बच्चे स्टैंड या और भी कोई पब्लिकेशन की बुक पढ़ते होंगे, उससे भी जितना संभव हो सके प्रैक्टिस करेंगे। हटाएं इसको। यस सर। यस सर। चलिए अब आते हैं, जैसे वाटर की बात करते हैं, तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? सर लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। लेकिन सर हम लोग तीनों स्टेट में रहता है हाँ वाटर। यस, वही Yes, हम sir. बोल सर रहे हैं कि लिक्विड वाटर जो स्टेट है, में। ओके, वाटर जो है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी यानी आइस, लिक्विड यानी कि लिक्विड वाटर जो हम लोग यूज करते ही हैं, और साथ ही वाटर वेपर, स्टीम जो कि गैसियस फॉर्म हो गया। तो वाटर को हम लोग लिक्विड ही क्यों कंसीडर करते हैं, क्यों नहीं सॉलिड या गैस में कंसीडर करते हैं? अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, तो हम लोग फटाक से ज्यादातर लोग जवाब देते हैं कि लिक्विड। क्यों? सॉलिड क्यों नहीं बोल सकते, गैस क्यों नहीं बोल सकते?
सर क्योंकि नॉर्मली वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। हाँ, ये नॉर्मली जो है, इस नॉर्मली को बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में रूम टेम्परेचर। यानी हमारा जो रूम टेम्परेचर एशियन कॉन्टिनेंट में 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर माना जाता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में या कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स नेटिव फिजिकल स्टेट। नेटिव मतलब ओरिजिनल फिजिकल स्टेट। तो जैसे वाटर आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में मिल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पे जाएंगे तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, और 100 या उससे ऊपर पे जाएंगे तो वो गैसेस स्टेट में मिलेगा, वेपर स्टेट में मिलेगा। तो अब ये हम लोग देखते हैं कि आइस जो है, आइस को आप फ्रिज से निकाल के रख दिए तो क्या होता है, वैसे ही रहता है या पिघलना स्टार्ट हो जाता है? सर पिघलना स्टार्ट हो जाता है। पिघलने स्टार्ट हो जाता है। क्यों पिघलता है? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले रहा है। हीट का एक प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज फ्लोज, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। यानी हीट एनर्जी का वो फॉर्म है जो ज्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है हमेशा, कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो नहीं कर सकता। तो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है ज्यादा और आइस का टेम्परेचर है कम। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 के आसपास है। तो 30 वाले से 0 की ओर हीट ट्रांसफर होगा, तो आइस को क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट रिलीज होगा? एब्जॉर्ब होगा सर। एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब होने से वो लिक्विड में बदल जाता है, और जब पूरा लिक्विड में बदल गया और उसको अगर हम लोग और हीट देते हैं या अपने आप सराउंडिंग से ले रहा है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको इवेपोरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। तो वो गैसियस फॉर्म में फिर चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बना हीट लेने से, और फिर हीट और ज्यादा मिला तो लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी सब्सटेंस पे टेम्परेचर का क्या असर होता है, क्यों वो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है या लिक्विड से गैस में बदलता है, ये हम लोग को अभी जानना है। तो एक टर्म पढ़े होंगे फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी, या बताए थे इसमें जब प्रॉपर्टी बता रहे थे उस समय भी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? The energy which required to moving the object, to move the object. और कोई? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? सर हीट एनर्जी। नो नो, व्हाट इज Sir, the काइनेटिक एनर्जी? energy caused by the motion of an object. वेरी गुड। दोनों डिफिनेशन सही थे, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल है कि द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक, इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक साइकिल है, स्थिर खड़ा है, अगर आप उससे टकराते हो तो बहुत कम डैमेज होगा, लेकिन वही साइकिल या मोटरसाइकिल अगर काफी स्पीड से चल रहा है और अगर आप उससे भगवान न करे टकरा जाते हैं तो हाथ पैर भी टूट सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो मोमेंटम ज्यादा होने से उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो सर मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ना था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी चीज का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, अगर प्रॉपर डायरेक्शन में किसी खास डायरेक्शन में स्पीड है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड और यानी मास, वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे आपको अगर क्या बोलते हैं, एक जो सपोज कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल ही धीरे धीरे चल रहा है और आप उससे टकरा गए, भगवान न करे, तो उसमें डैमेज ज्यादा होगा, या वही मोटरसाइकिल अगर काफी तेजी से 60-70 की स्पीड से आ रहा है तो उसमें डैमेज ज्यादा होगा? सर 60-70 की स्पीड से 60-70 वाले में ज्यादा डैमेज आएगा सर। हाँ, 60-70 वाले में ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मास दोनों में सेम ही है। मान लो कि 500 केजी का 200 केजी का बाइक है या जो भी गाड़ी है, अब अगर उसका स्पीड 10 है तो जो प्रोडक्ट आया 200 और इंटू 10 इक्वल टू 2000 मोमेंटम हुआ, और जब वो 60 के स्पीड में है तो 12,000 हो गया। तो मोमेंटम ज्यादा होने से डैमेज ज्यादा होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो जब पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन होता है उसके कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी है, या कहूँ काइनेटिक एनर्जी के कारण ही उनमें मोशन हो रहा है।
अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दें, सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो मेनली डिफरेंस है, जो क्यों वो सॉलिड है, क्यों वो लिक्विड है और क्यों वो गैस है, उसका मेन रीजन है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अगर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स लगभग नहीं के बराबर है, बहुत टाइटली पैक्ड है, तो वो सॉलिड होगा। वही पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर कर देंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, और ज्यादा दूर दूर कर देंगे तो वो गैस हो जाएगा। तो हम गैस लोग को हो ये जाएगा। सोचना है कि वो स्पेस कैसे बढ़ाया या घटाया जाए अपने जरूरत के हिसाब से। तो स्पेस बढ़ाने के लिए, अब कैरम बोर्ड खेलते हैं ना सब लोग, यस Yes, सर। sir. कैरम बोर्ड में वो जो गेम खेलते हैं, एक तो हम लोग वो पैसा वाला खेलते हैं, 10 पैसा 20 पैसा, वो अलग है। एक गेम खेलते हैं जो पूरे गोटी को बीच में अरेंज करके, उसके बाद काला इसका और उजला उसका, इस तरह से 2 पार्टी करके खेलते हैं। तो उसमें आपको सब सारे जो गोटियां हैं उसको बीच में अरेंज कर दिए, और उसके बाद आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो गोटियां जो हैं वो पास पास ही रहती हैं या दूर दूर हो जाती हैं? सर दूर मारने पे दूर दूर हो जाती है। दूर दूर हो जाती हैं। क्यों दूर होती हैं? क्योंकि जब आप उसमें स्ट्राइकर से हीट करते हैं तो आपने जो मस्कुलर एनर्जी लगाया, मैकेनिकल एनर्जी लगाया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ स्ट्राइकर में, और स्ट्राइकर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हुआ गोटियों के काइनेटिक एनर्जी में। और जब काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ा तो उनके बीच में आपस में कोलिजन, टकराव ज्यादा हुआ, और एक दूसरे से टकरा टकरा करके वो गोटियां इधर उधर बिखर जाती हैं, उनके बीच में स्पेस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप कैसे एनर्जी के थ्रू उसके स्पेस को बढ़ा सकते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम लोग डायरेक्ट सर। पार्टिकल्स में, हाँ जी बोलो। सर क्या हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड और गैस में चेंज कर सकते हैं? सबको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई जैसे टेम्परेचर है, मान लो कि इतना ज्यादा पे हीट करना है कि वो टेम्परेचर हम लोग अटेन नहीं कर सकते, वो नॉर्मली आप उसको अचीव नहीं कर सकते, तब फिर कहेंगे कि उसको हम लोग सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से, जैसे अब लोहे का छड़ है ना, तो उसको पिघला के लिक्विड में तो बदल दिए, लेकिन उसको वेपर में बदलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हीट करने के लिए कहीं ना कहीं एपरेटस तो होगा ना हीट करने के लिए, तो पता चलेगा कि आपको वो आयरन को वेपर बनने से पहले जो आपका जो एपरेटस है, जो चैम्बर है, वही पिघल गया, तो फिर उसमें हीट कहाँ से जाएगा? तो मतलब इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कह सकते कुछ चीजों को चेंज करना है, स्टेट को। ठीक है, हम बता रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आप देंगे, क्योंकि पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते। जैसे आप वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते। गोटियां तो आपको दिख रही है कैरम की, उसमें काइनेटिक एनर्जी आप अप्लाई कर दिए, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो नहीं दिख रहे ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे अप्लाई करेंगे? तो उसमें डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं दे करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं। अब जब हीट एनर्जी देंगे तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, और उस काइनेटिक एनर्जी कारण उनके जो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा, उनका स्पीड बढ़ेगा, तो कोलिजन का रेट भी बढ़ेगा, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड से फिर गैस में बदलेगा। समझ में आया सबको कि कैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं? बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी, यानी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और क्यों होता है ये भी लिखने को अगर आ सकता है एग्जाम में, तो लिखेंगे कि व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू ए सॉलिड सब्सटेंस, it the heat energy is converted into kinetic energy, and that kinetic energy increases, यहाँ लिखा हुआ भी है, that kinetic energy increases the speed of vibration of particles, which causes collision between particles and ultimately cause to increase the space between particles। तो ये तो हो गया कि आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बदल लिए। अब हम उल्टा करना चाहते हैं। सर। हाँ सर हम लोग वुड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अगर उसको हम लोग एक, जैसे आप वुड टार सुने होंगे, जैसे किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से आप देखते हो कि कुछ लिक्विड जैसा कन्वर्ट हो रहा है, गिर रहा है। तो एक्चुअली में पूरे वुड को हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, कुछ जो उसको वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है वो, और वुड का कुछ पार्ट वो लिक्विड में चेंज हो सकता है। क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि वुड एक अच्छे फ्यूल के रूप में यूज होता है, 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो वो
स्टेट चेंज होने से पहले वो जल गया, यानी उसके जो भी पार्टिकल्स थे वो बर्न हो गए, और बर्न होके क्या बन गया, राख बन गया। जब राख बन गया तो फिर अब राख को तो लिक्विड में नहीं और गैस में नहीं ना बदल सकते। वही चीज है कि आपको देखिए दो चीज देखना है। अगर कोई फ्यूल यूज कर रहे हैं तो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर और उसका जो कन्वर्सन टेम्परेचर है वो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर कन्वर्सन टेम्परेचर ज्यादा है और इग्निशन टेम्परेचर कम है तो पहले कौन सा चीज होगा, पहले इग्निशन होगा कि कन्वर्सन होगा? सर पहले इग्निशन होगा। इग्निशन होगा, तो इग्निशन होगा तो वो जल जाएगा, तो जल जाएगा तो जब वो रहा ही नहीं तो उसको फिर हम लिक्विड या में गैस में कैसे बदलेंगे? जैसे सोचो कि आप पेट्रोल को सोचे कि हम लोग इसको गैस में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो सब जगह टेम्परेचर, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेशर का भी इफेक्ट, सब जगह टेम्परेचर से ही काम नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जब देंगे पेट्रोल को तो वो क्या होगा, वो जलना स्टार्ट होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो वो आपका अरे कितना सर, तो रूम में बंद करो ना। सर हाँ सर जब स्ट्राइकर को सर गोटी पे हिट करते हैं तो सर गोटी रुकता क्यों है सर? एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नहीं फ्रिक्शन भी है ना, आप फ्रिक्शन पढ़े फ्रिक्शन होंगे की वजह क्लास से ना। में। हाँ फ्रिक्शन की वजह से आप देखोगे पाउडर डाल देते हैं, बोरिक पाउडर जब डाल देते हैं बोर्ड पे तो गोटियां थोड़ा ज्यादा देर तक स्लाइड करती हैं, यानी जल्दी नहीं रुकती सर हैं। फ्रिक्शन सर हाँ बोलो। फ्रिक्शन ऑब्जर्व कर लेता है सर एनर्जी को। फ्रिक्शन ओपोज करता है, जो आपका मोशन है उसको ओपोज करता है। फ्रिक्शन क्या है, ओपोजिट फोर्स है। 8 क्लास में पढ़े Yes, होंगे, पूरा लेसन था फिजिक्स में। तो अभी तो हम लोग बात किए कि टेम्परेचर देके सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं, लेकिन अगर उल्टा करना हो, गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बदलना हो तो हीट दे तो सकते हैं, हीट निकाल कैसे सकते हैं? हीट दिख रहा है कि निकाल सकते हैं? सर ठंडा कर देंगे। कूल कर ठंडा करना, हाँ कूल करके। तो ठंडा करने का मतलब ही होता है कि हीट उसमें से, जैसे आप फ्रीज में कोई सब्सटेंस डालते हैं तो ठंडा हो जाता है, एक्चुअली वो ठंडा नहीं होता है, उस सब्सटेंस से हीट रिलीज होता है, और इसी कारण से आप फ्रीज के बैक को टच करोगे तो वो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो सब्सटेंस का जो भी सब्सटेंस आप रखे हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है। तो वहां पे उल्टा हो रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे आप किसी गैस को ठंडा कर रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी था वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ और वो हीट एनर्जी रिलीज हो गया। तो रिलीज हुआ तो वो गैस के पार्टिकल्स नजदीक आ गए, क्योंकि उनका मोशन का स्पीड कम हो गया, पार्टिकल्स का स्पीड कम हो गया, तो एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे धीरे धीरे, तो वो गैस से लिक्विड और ठंडा करेंगे, यानी और हीट उसमें से रिलीज करेंगे, तो लिक्विड से फिर सॉलिड में बदल जाएंगे। तो ये तो हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट। अब प्रेशर का इफेक्ट भी देखते हैं हम लोग। ये एक ठंडा करने वाला है, ये कुछ डायग्राम है आपके बुक में भी दिया हुआ, देखो यहाँ पे दोनों का इफेक्ट दिया हुआ है। अब प्रेशर का, जैसे ये पिस्टन है, पंप, जैसे सिरिंज देखे हो ना इंजेक्शन लगाने वाला, तो उसी तरह से ये पंप है। एक मान लो कि ये सिलेंडर लिया हुआ है, उसको ऊपर से कैपिंग किया हुआ है, कैप लगाया हुआ है, और ऊपर से एक पिस्टन के थ्रू हम लोग को इस पंप को प्रेस करना है। जैसे साइकिल में हवा भरने के लिए आप प्रेस करते हैं उस तरह से है, या सिलेंडर का पिस्टन प्रेस करते हैं उस तरह से है। अब ये गैस के पार्टिकल है, तो अगर इस पिस्टन को हम लोग दबाएंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, आएंगे ना। यस सर। अब उनको जगह नहीं है ऊपर जाने का, तो नजदीक आएंगे, तो नजदीक आएंगे तो वो गैस से लिक्विड में बदलेगा, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आएंगे तो वो सॉलिड में चेंज होगा। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और घटाने पे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है। लेकिन प्रेशर में उल्टा होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और प्रेशर घटाएंगे, जैसे अभी पिस्टन को ऊपर की ओर खींचेंगे तो इसके पार्टिकल्स को स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, तो ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, और प्रेशर घटाएंगे यानी पिस्टन को और ऊपर खींचेंगे तो ये लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर का ये इफेक्ट होता है। इसको
अच्छे से नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे इस चीज का। कभी कभी क्या होता है कि दोनों करना पड़ता है। जैसे आपको कोई बोले कि भाई आपको जो एयर में हमारा जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें कौन कौन से गैसेज है मेनली? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेनली कार्बन यही तीन है, डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अदर नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको आपको लिक्विड में बदलना है या इसको लिक्विफाई करना है, तो कैसे करेंगे? अब हो सकता है कि ऑक्सीजन का जो कंडेंसेशन पॉइंट है, यानी कि उसको लिक्विड में बदलने का जो टेम्परेचर है, हो सकता है कि वो -100 डिग्री सेल्सियस हो। एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है, बट ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो क्या -100 डिग्री सेल्सियस अटेंड करना आसान है या -20 डिग्री No, सेल्सियस sir. अटेंड करना आसान है? -20 डिग्री -20 माइनस आसान है। 20। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि कुछ टेम्परेचर डाउन किए, कुछ प्रेशर बढ़ा दिए, यानी कि दोनों साथ में कर रहे हैं, कुछ टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, कुछ प्रेशर में चेंज कर रहे हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो जल्दी आ जाएगा, जो हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, तो टाइम सेविंग होगा। तो इसलिए दोनों ही अप्लाई करते हैं कभी कभी हम लोग। कभी कभी क्या, जो इंडस्ट्रियल आपको कन्वर्सन होता है, जैसे आप नाम सुने होंगे एलपीजी, 8 क्लास में पढ़े होंगे। Yes, फुल फॉर्म sir. एलपीजी का, Yes, sir. एलपीजी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? Sir, liquefied Liquefied petroleum gas. पहले तो क्लियर कर दें, कुछ बच्चे सही भी बोले हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नॉट लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड अगर लिखते हैं तो वो गलत हो गया। तो लिक्विड और लिक्विफाइड में क्या अंतर हो गया? Sir, liquid Liquefied मतलब मतलब लिक्विड बनाया चालीस हुआ, में। और लिक्विड मतलब एकदम लास्ट। रिधिमा बोलो फिर से, सिर्फ रिधिमा बोलो। सर लिक्विफाइड मतलब लिक्विड जैसा उसको बनाया गया प्रेशर देकर, और लिक्विड मतलब रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड ही है। वेरी गुड। ये समझो कि जैसे आइसक्रीम हम लोग खरीद के लाते हैं, तो आइसक्रीम सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड होता है सर। हाँ, सॉलिड होता है। उस आइसक्रीम को अगर हम लोग रख दिए ऐसे ही बिना फ्रिज में रखे हुए धूप में रख दिए, तो वो आइसक्रीम पिघल करके लिक्विड बदल गया, तो वो लिक्विड आइसक्रीम नहीं कहलाएगा, लिक्विफाइड आइसक्रीम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचुरल स्टेट था, जो जिसको नेटिव स्टेट बोलते हैं, वो सॉलिड था, उसको हमने जबरदस्ती लिक्विड में बदला। तो लिक्विफाइड का मतलब उसका रूम टेम्परेचर पे स्टेट लिक्विड नहीं है, उसके टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके हमने उसको लिक्विड में चेंज किया है, जबरदस्ती चेंज किया है अपनी जरूरत के हिसाब से। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब हुआ कि पेट्रोलियम गैस इज ए गैस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो वो ब्यूटेन गैस जो है, जिसको पेट्रोलियम गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, वो गैसियस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, उसको सिलेंडर में नहीं भरा जा सकता आसानी से, क्योंकि उसमें ज्यादा लॉस होगा आपका, वो गैस एयर में डिफ्यूज हो जाएगा, आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जो पैसे का लॉस होगा वो तो होगा ही।